दोस्तों, चुनावी बॉन्ड को लेकर यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर समाचार पत्रों में आपको चौंकाने वाले तथ्य लगातार दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिए गए थे कि आज शाम के 5 बजे तक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारा डाटा चुनाव आयोग को देना है और चुनाव आयोग उस डाटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। कुछ पीडीएफ्स जो है चुनाव आयोग की तरफ से अपलोड की गई हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि किन बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज ने बहुत ज़्यादा चंदा किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। और ये डाटा सिर्फ यही नहीं बताता है कि डोनेशन कितनी मिली है, बल्कि ये इससे कहीं बहुत ज़्यादा बताता है। तो आइए आज की वीडियो में इसको पूरा समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची और सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक के डाटा की हम बात कर रहे हैं। अगर हम रीजनल पार्टीज की बात करें तो उनको जो अभी तक चंदा मिला है वो मिला है 5,221 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 6,000 से भी ज्यादा जो है चुनावी चंदे में पैसा मिला है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लगभग 14 से 21 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं। यहाँ पर दो चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो जो डोनर की लिस्ट है, यानी कि जिन कंपनीज की, जिन लोगों के नाम की लिस्ट है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया है, उसमें अंबानी और अडानी का नाम नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि ये नाम हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक रिलायंस से रिलेटेड फर्म है जो कि थर्ड लार्जेस्ट डोनर है इस चुनावी चंदे के मामले में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन से वो टॉप डोनर्स हैं जिन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया है। तो तीसरा नाम देखिए, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। ये रिलायंस से रिलेटेड एक फर्म है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिन्होंने करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चंदा दिया है। दोस्तों, अगर हम फ्यूचर गेमिंग और ये जो होटल सर्विसेज कंपनी है इसकी बात करें तो ये गेमिंग का व्यवसाय करती है। बेसिकली 2019 से लेकर 2024 के बीच में इसने करीब 1300 से ज़्यादा करोड़ का चंदा दिया है। और ये जो महादान दिया है इस कंपनी ने, इसके दो निदेशक हैं। एक निदेशक है इसके मार्टिन सेंटियागो। मार्टिन सेंटियागो की बात करें तो वो 114 से ज़्यादा कंपनियों के निदेशक हैं। देखिए, हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 वाला, वो ये कहता है कि हर कंपनी के अंदर डायरेक्टर होंगे। वो जो डायरेक्टर होते हैं उस कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए होते हैं। हर डायरेक्टर को एक DIN नंबर दिया जाता है। जब भी आप साइन करते हैं एक डायरेक्टर के तौर पर तो DIN नंबर वहां पे आपको देना पड़ता है। इस नंबर से ये पता चला है कि इन्होंने कम से कम जो इतना बड़ा जो चंदा दिया है, ये कम से कम 114 कंपनियों के अंदर निदेशक रह चुके हैं। और मेरी जानकारी ये कहती है कि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कंपनी के अंदर निदेशक यानी कि डायरेक्टर नहीं हो सकते। चलिए, ये एक बात है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने दरअसल जो इतना चंदा दिया है तो इनकी कंपनी के अपने खुद के हालात क्या है उस पर थोड़ी सी जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी को रजिस्टर किया गया था 1991 में। अगर आप देखेंगे ये जो निजी कंपनी है, राइट है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि इसका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो है 50 करोड़ और जो टोटल पेड अप कैपिटल है वो है 10 करोड़। इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी कि ये कंपनी मैक्सिमम जो शेयर जारी कर सकती है वो 50 करोड़ के जारी कर सकती है। और इस कंपनी ने फिलहाल जितने शेयर जारी किए हुए हैं, जितना अपने इन्वेस्टर्स को इतने पैसा दिया हुआ है, वो मान के चलिए इसका 10,000 करोड़ का है। तो जिस कंपनी का यहाँ पर देखिए टोटल एक ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 50 करोड़ का है, वो कंपनी कैसे यहाँ पर 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चंदा दे सकती है? क्योंकि ये जो दो डाटा मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये किसी भी कंपनी का कितना साइज है, वो कितना ग्रो कर रही है, कितना उनका बिजनेस है, इन्वेस्टर्स का कितना ज्यादा विश्वास है उस कंपनी पर, कितनी बड़ी वो कंपनी है, ये बताता है। तो एक ऐसी कंपनी जो 50 करोड़ और 10 करोड़ के अंदर जो है अपना डाटा यहाँ पे दिखाती है, उसके द्वारा चंदा जो है इतनी बड़ी रकम का दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान दें तो एक हॉस्पिटल भी है,
राइट है। तो गाजियाबाद में एक यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसने भी चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 160 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है। यहाँ पे एक और एक्चुअली बात निकल कर आई है। दरअसल एक है MEIL। ये जो MEIL है, इसने दरअसल 1-1 करोड़ के 821 चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, और कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2023 में करीब 148 करोड़ रुपए के आसपास चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, और उसके 1 महीने के बाद ही इस कंपनी को करीब 14,400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मिल गया था। तो देखिए, यहाँ पर मेरा अपना कोई क्लेम नहीं है, डाटा जो बता रहा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और इस कंपनी का ये मामला हाई कोर्ट में भी गया था, और इसीलिए न्यूज़ में भी था, और एक समाचार पत्र में इस कंपनी के चुनावी बॉन्ड की डोनेशन को लेकर और इनको जो ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला था इसको लेकर आपस में क्या कनेक्शन बैठता है, एक आर्टिकल भी छपा हुआ था। तो ये है चुनावी बॉन्ड के बारे में जो हमें डाटा से पता चलता है। अब यहाँ पर जो है राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो देखिए, चुनावी चंदा देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चंदा दे सकते हैं। बुराई है देने के तरीके में, बुराई है कि वो जो तरीका है वो कितना पारदर्शी है, और उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम है, क्या ये सही है या नहीं है। तो कल को मान लीजिए कोई ये कहे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा चंदा मिला है, तो बुराई ज्यादा चंदा मिलने में नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो। बुराई है कि जिस तरीके से दिया गया है और जिन तरीकों में वो यूज हो रहा है, इसको लेकर जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। अब देखो, एक पूरी ना हम टाइमलाइन देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। 2017 में ये जो है स्कीम जो है एक तरीके से सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, यूनियन बजट 2017-18 वाला जो आया था उसके तहत। बात करेंगे तो सितंबर में ये एक एनजीओ थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ थी। इन्होंने कैसे स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2018 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने इस स्कीम को नोटिफाई कर दिया था। 2022 में आप देखेंगे इस स्कीम को जो है बेसिकली अमेंड किया गया था, और पहले चुनावी बॉन्ड बेचने के जो दिन कम थे उसको बढ़ाकर ज्यादा कर दिया गया था। 2023 में क्या हुआ, बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर अदालती कार्रवाई का एक दौर यहाँ पर शुरू हो गया। केस जो है 5 जजेस की बेंच के पास गया। अगर 5 जजों की बेंच बैठती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, संवैधानिक बेंच होती है। ये चेक करती है कि सरकार के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिर अक्टूबर 16 को, है ना, ये जो केस था ये 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उनको रेफर कर दिया था, और वहीं पर फिर जो DY चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो चुनावी बॉन्ड की स्कीम है इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता ना होना। अब ऐसा क्यों कहा है, इस बॉन्ड की स्कीम में प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने के लिए पहले पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है। देखिए, इस तरह का ये बॉन्ड होता है, एक सामान्य से कागज का टुकड़ा होता है, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इनको बियरर बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप बैंक गए, बैंक को आपने जो है पैसा दिया, और जितना पैसा आपने दिया उतने का एक बॉन्ड आपको मिल गया। इस बॉन्ड पे आपका कोई नाम नहीं लिखा होगा, आपका कोई पता नहीं लिखा होगा, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, इसलिए इनको बियरर बॉन्ड कहते हैं। मतलब जिसके पास फिजिकली ये बॉन्ड है वो जो है पैसा इस बॉन्ड का ले सकता है। अब वो व्यक्ति चाहे तो जिस मर्जी पार्टी को जाके ये दे सकता है, और वो पार्टी जाकर बैंक से इतना पैसा ले सकती है। यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड ये रखा गया था कि जो भी आपका खाता KYC वाला होगा उसी से आप इन बॉन्ड को खरीद सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने रजिस्टर्ड खाते में वो अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले सिस्टम कैसे काम करता था। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन मिला है उसको नाम पब्लिक करना पड़ता था। अगर 2000 रुपए से ज्यादा चंदा मिल रहा है, नाम पब्लिक करना पड़ता था। हालांकि इसमें भी लूप होल था, तब पॉलिटिकल पार्टीज एक बड़े अमाउंट को 2000 से कम अमाउंट में तोड़ देती थी, लेकिन फिर भी एक लिमिट थी। दूसरी लिमिट ये थी कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी
ठीक है जी। कोई भी कंपनी जो है अपने टोटल प्रॉफिट का 7.5 से ज़्यादा या अपने रेवेन्यू का 10% से ज़्यादा डोनेशन में नहीं दे सकती थी, ये लिमिट हटा दी गई। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड से मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकते हैं ये कैपिंग भी हटा दी गई। तो अब आपने देखा कि छोटी छोटी कंपनीज भी महादान कर रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर सामने आती है। तो देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ऐसा क्यों किया? चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ये कहा इन बॉन्ड का जो एनोनिमस कैरेक्टर है, नाम ही नहीं पता है कि कौन किसको क्या दे रहा है, ये दरअसल हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है। अब आपको पता है मूल अधिकारों का प्रोटेक्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्टर है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी चीज मूल अधिकारों के खिलाफ जाती है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, वो दरअसल राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, जानने की मेरी क्या है एक अधिकार है। तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, दैट्स वाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ये कहता है कि पिछले जो कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर आए हैं वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कैंडिडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तभी तो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बताई जाती हैं। राइट है, यानी कि आप किसी को चुनते हैं तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो ताकि चुनाव सही हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले पाए। तो किसी कैंडिडेट को या जो कैंडिडेट की पार्टी है उसको कितना डोनेशन मिल रहा है, ये भी तो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में यही जो है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन खत्म हो रहा था, दैट्स व्हाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे रीजंस दिए गए जो एडवोकेट्स थे उनके द्वारा कोर्ट में, उसके बाद ये फैसला लिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहला बताया गया कि भाई जो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है, ये जो है मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। दूसरा क्या है, बैकडोर लॉबी इससे हो सकती है, यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट वो अगर अपने लिए कोई बेनिफिट चाहता है सरकार से तो सरकार को चंदा देकर अपने लिए बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तीसरा देखिए, शेल कंपनीज के लिए डोर ओपन हो जाता है। कोई कंपनी शायद एक्चुअल बिजनेस नहीं कर रही है लेकिन बस एक कंपनी बना दी गई है, वो यहाँ पे जो है चंदा दे सकती है, क्योंकि आपके रेवेन्यू का 10% या आपके प्रॉफिट का 7.5% ये कैप हटा दिया गया था। तो कुछ भी नहीं कर रहे, चंदा दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो बेसिकली एनोनिमिटी का इश्यू है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एसबीआई है वो सरकारी बैंक है। तो जो सरकार में होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में होगी वो तो सरकारी बैंक से डाटा ले सकती है, लेकिन बाकी अपोजिशन की पार्टीज को डाटा नहीं मिलेगा। साथ ही ब्लैक मनी को इससे बिल्कुल भी ये नहीं माना जा सकता कि कमी आ रही है, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को भी सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आप सुपर कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूज कीजिएगा माई कोड पीसी लाइव। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको इश्यू समझ में आया होगा। जय हिंद।